बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज का जो ये कार्यक्रम है हमारा, ये चुनाव को समर्पित है। राजस्थान में विधानसभा जो चुनाव हैं 7 दिसंबर को होने हैं, 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है और इस सिलसिले में आज हमने एक सजीव कार्यक्रम रखा है। जी। आम जनता के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, प्रशासन से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो कि वो पूछना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है कि वो पूछ नहीं पाते हैं। और उसी स्थिति को हमने भी विचार करते हुए आपके जो इतना अमूल्य समय है उसमें से कुछ समय हमने हमारे चैनल के लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। तो कार्यक्रम में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो कार्यक्रम की हम चर्चा करते हैं, उससे पहले हमारे साथियों को भी हम बताना चाहेंगे कि जो आज का ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, आप सभी साथी आज के इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कलेक्टर महोदय से, और चुनाव से संबंधित जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में है, उन्हें आप शांत कर सकते हैं प्रश्न पूछकर। हमारा जो यहाँ का नंबर है, सबसे पहले आप वो नोट कीजिए, STD कोड 01562 और हमारे फ़ोन नंबर 251 208। इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए और कलेक्टर महोदय से हम बात कर सकते हैं। फिलहाल आपके ही यदि कुछ प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले चुनाव जो चर्चाएं चल रही है, चुनावी चर्चाएं हैं, उसके बारे में आपसे ज़रूर जानकारी लेना चाहेंगे। एक प्रश्न है, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि स्वीप कार्यक्रम चल रहा है, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं, आम जन में, प्रशासन में भी हम जानते हैं, तो स्वीप गतिविधियां चल रही है। आम नागरिक के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि स्वीप आखिर है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा हमारी आम पब्लिक इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, स्वीप का मतलब है, अगर इसका फुल फॉर्म देखें, SVEEP जी, यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जी। ये अभियान निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले करीब 8-10 वर्षों से या शायद उससे भी पहले से चलाया जा रहा है। और इसका स्वीप नाम इसलिए दिया ताकि ये लोगों की ज़बान पर चढ़े। जैसा आप देख रहे हैं, अगर इसका कोई नाम, इसका फुल फॉर्म यूज़ होता तो आप और हम इसको नहीं बोल पाते। कुछ पारंपरिक तरीके हैं, जैसे रैली निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और संकल्प पत्र भरवाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इनमें काफ़ी विविधता आई है। जैसे कि आप देखें कि आजकल प्रचार का युग है, तो वो चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे और भी कोई संस्थान हो, अगर अपना प्रचार करना है तो नए नए तरीके निकालने पड़ते हैं। जी। तो वोटर्स तक पहुंचने के लिए भी हमारे जो माननीय निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, उन्होंने कई नए नए तरीके निकाले। जैसा हम देखें कि शुभंकर बनाना, दिव्यांग वोटर्स तक पहुंचना, मतदाता अपील के लिए शपथ ग्रहण करवाना, मानव श्रृंखला बनाना। और स्वीप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जिला कलेक्टर और जिला टीम पर भी बहुत कुछ छोड़ा गया है कि जितने तरह के नवाचार कर सकें। तमाम जिलों ने अपने अपने तरह के नवाचार किए हैं और ये स्वतंत्रता है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो भी तरीका लगता है, अगर हमें वोटर्स तक पहुंचने के लिए हम जिस भी तरीके से अपील कर सकते हैं, तरीका इजाद कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता है और सभी जिलों ने अपने अपने तरीके इजाद किए हैं। जी, तो स्वीप के माध्यम से अपील की जा रही है वोटर्स को, आमजन को, कि 7 दिसंबर को आप पहुंचिए और मतदान कीजिए। और कार्यक्रम के माध्यम से हम भी अपील करना चाहेंगे हमारे साथियों से कि हमारे जो ये लाइव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप भी कॉल कर सकते हैं। कलेक्टर महोदय हमारे साथ में है, आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं, उनको शांत करने के लिए। और हमारे जो नंबर है 251 208, और यदि आप चूरू से बाहर है तो 01562 हमारा STD कोड मिलाइए और हम बातें उन पे करते रहेंगे। तो कलेक्टर महोदय, देखिए, एक हमने पिछले दिनों में देखा है, प्रश्न से पहले हम हमारे श्रोताओं का कॉल लेंगे। हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमा शंकर है। उमा शंकर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तारानगर से बोल रहा हूँ। जी, उमा शंकर जी, बताइए क्या प्रश्न करेंगे? मैं पूछना चाहूँगा कलेक्टर से जी। कि जब मतदान होता है तो प्रत्याशी अपने वाहनों से मतदाताओं को ले जाते हैं, बिना झंडे के और बिना बैनर के। उनके वाहनों पे किसी तरह का कोई लोगो नहीं होता, झंडा नहीं होता, लेकिन वो वाहन से मतदाता घर पहुंचता है और मतदाता को लेके आता है, तो उससे अपने आप एक वोट बन जाता है कि उससे प्रत्याशी का या उम्मीदवार का वाहन आया तो मेरे को वोट उसको डालना है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? कई बार दिव्यांग होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो जा नहीं सकते मतदान केंद्र तक, तो मतदाता उसका जो उम्मीदवार होते हैं उसका फायदा ज्यादा उठाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है इसके लिए? मैं कलेक्टर महोदय से पूछना चाहूंगा। जी, उमा शंकर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि दिव्यांग मतदाताओं की जहाँ तक आपने बात की,
तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में चिन्हित सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए बूथ तक लाने के लिए और ले जाने के लिए इस बार हम व्हीकल्स की व्यवस्था करवा रहे हैं। वो कुछ बूथों के क्लस्टर पर बनाई जाएगी और वो जो बूथ्स हैं, वो जो गाड़ियां हैं, वो उन बूथों तक उन दिव्यांग मतदाताओं को लाएंगी भी, ले जाएंगी भी। इसके साथ जो आपने बात की कि कई बार वोटर खुद इस प्रलोभन में कि किसी प्रत्याशी ने गाड़ी लगाई है उसमें जाते हैं, जैसा आपने कहा कि इस तरह की गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर पाना, क्योंकि उन पर कोई प्रचार की सामग्री नहीं होती और पता नहीं चल पाता है इलेक्शन के दिन। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि वोटर्स को भी चाहिए कि किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आए। अब वो प्रलोभन पैसे का हो सकता है, वो प्रलोभन शराब का हो सकता है, वो प्रलोभन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो ये जो मुफ्त वाहन सुविधा है, ये भी एक तरह का प्रलोभन है। तो वोटर्स को भी चाहिए कि वो इस तरह के जो प्रलोभन है उनसे दूर रहें, और यदि स्पेसिफिक अगर आपको उस दिन लगता है कि कहीं पर इस तरह की गतिविधि हो रही है तो आप हमारे कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकते हैं, हम उसको चेक करेंगे। जी, तो उमाशंकर जी, आशा है कि आपकी जिज्ञासा जो है वो शांत हुई है और बात ही चल पड़ी है कलेक्टर साहब। तो देखिए, एक बात भी होती है कि अक्सर कहा जाता है कि मतदाता जो है वो लाइंस में खड़े रहते हैं, वोटिंग जब करने जाते हैं उस समय दिक्कत होती है। तो आम मतदाता के लिए क्या फैसिलिटीज इस बार मतदान केंद्रों पर दी गई है? देखिए, ये बात सही है कि हमारे जो मतदान केंद्र होते हैं वो मोस्टली हमारे ही ज़िले के स्कूल्स हैं या कुछ और सरकारी भवन हैं, कुछ प्राइवेट भवन हैं। तो शहरी क्षेत्रों में जो स्कूल्स हैं या मतदान केंद्र हैं वहाँ पर निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार उतनी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। इस बार भारत निर्वाचन आयोग का शुरू से जोर रहा है अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, यानी आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं, जी, जिनमें मतदाताओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, फंक्शनल टॉयलेट, कई बार हम देखते हैं कि टॉयलेट होता है लेकिन वो उपयोग के लायक नहीं होता, पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए शेड की व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था, और इसके साथ साथ मतदान के लिए यदि लंबी लाइन है तो बुजुर्ग मतदाता या महिलाएं, प्रसूता महिलाएं, वो बैठ सकें, इसकी व्यवस्था। ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हमने लगातार निर्देश दिए हैं और हमारे बल्कि अधिकांश मतदान केंद्रों में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। हम, हमारे उपखंड अधिकारी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पुनः कह रहे हैं, और हमने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवकगण को और शहरी क्षेत्रों में हमारे कमिश्नर नगर पालिका को इसके लिए निर्देशित किया है। जी, तो चलिए एक और फोन कॉल हमारे पास में बात करते हैं। हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए सबसे पहले। सर, मेरा नाम राकेश शर्मा है। जी, राकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं तारानगर से बोल रहा हूँ। तारानगर के हमारे काफी जागरूक साथी हैं। बताइए, क्या प्रश्न करना चाहेंगे कलेक्टर महोदय से आप? सर, मैं कलेक्टर महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रत्याशी है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये रात को 10 बजे के बाद में भी मीटिंगें करते रहते हैं, अनाउंसमेंट करते रहते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था? इनके एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं, तो इसके लिए टेम्पू से, गाड़ियों से, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है सर, रात को 10 बजे के बाद में जो होते हैं? देखिए राकेश जी, इसके लिए जो व्यवस्था है वो हम सबकी जानकारी में है। जी, आप अब टीवी पर आप सुनिए अपना आंसर। हाँ, तो ये जो इसके लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा। देखिए, आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर से लागू हो चुकी है जी। और उस आदर्श आचार संहिता के कई सारे बिंदु हैं, कई सारे पक्ष हैं, जिनमें से एक पक्ष ये भी है कि सभी प्रत्याशियों को अपना प्रचार निर्वाचन आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो राज्य सरकार या सरकारों द्वारा कानून के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के तहत ही करना पड़ेगा। राकेश जी ने जो बात कही है कि कई प्रत्याशी अभी भी रात में उनके वाहन घूमते हैं जिन पर लाउड स्पीकर लगा होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सारी विधानसभाओं में फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए हैं, उड़न दस्ते, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि आचार संहिता का या किसी माननीय न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं हो। हम इसको लगातार इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि फिर भी लगता है कि कोई प्रत्याशी जानबूझकर या इन नियमों की किसी भी तरह से अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारे जो कंट्रोल रूम हैं वहाँ पर आप लोग सूचना दे सकते हैं। जो आरओ हैं, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जैसे तारानगर हैं, तो तारानगर क्षेत्र में
आरओ के कंट्रोल रूम पर सूचना दे सकते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी जा सकती है। और आपकी सुविधा के लिए अभी मैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उनके नंबर भी आपको बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। तो इस तरह से कंट्रोल रूम पर ज़रूर सूचना देनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की शिकायत हो तो उसका त्वरित समाधान हो सके। ये आपके लिए जो टोल फ्री नंबर भी है हमारे पास, आप उसको नोट कर सकते हैं 1800-180-2915। और लैंडलाइन नंबर्स हैं 01562-251-322 और 01562-251-202। इन नंबर्स पर आप अपनी शिकायत दर्ज करें। हमारा ये जो है हम ड्यूटी बाउंड हैं कि अगर ऐसी कोई भी शिकायत आती है उस पर त्वरित कार्रवाई होगी जी। तो इसके बारे में जैसे इन्होंने कहा है कि और मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए राकेश जी का जो ये प्रश्न है उसी को लेकर एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सी विजिल नाम की एक ऐप इस बार इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च की है। आप सभी सी विजिल के माध्यम से जो भी जागरूक मतदाता हैं, जागरूक नागरिक हैं, विजिलेंट सिटीज़न, वो इस ऐप को डाउनलोड करें और जिस तरह से आप चाहें, अगर एनोनिमसली या अपना नंबर देकर आप इसमें लाइव वीडियो या फोटो को भेजकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और 100 मिनट के अंदर अंदर उस कंप्लेंट का समाधान होगा, उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। तो आप सी विजिल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं जी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये एक आपने नंबर दिए हमारी चूरू की जनता को, अक्सर देखा जाता है कि नंबर दे दिए जाते हैं, बात भी हो जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रहेगा या उसे ओपन किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसमें देखिए हमारा प्रयास यही है, बल्कि हम ये सही है कि कंट्रोल रूम पर हम संबंधित व्यक्ति का नाम जरूर पूछते हैं, क्योंकि कई बार एनोनिमस कंप्लेंट जो होती हैं वो परेशान करने के लिए भी आती हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और मेरा मानना है कि कोई भी शिकायत करता है तो उसको अपना नाम बताने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई शिकायतकर्ता ये कहता है कि नहीं मैं अपना नाम नहीं बता सकता किसी भी कारण से, तो हम फोर्स नहीं करेंगे। और सी विजिल में जैसा मैंने आपको बताया दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहें तो अपनी पहचान बता के या चाहें तो पहचान गुप्त रख के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत ऑथेंटिक होनी चाहिए जी, बिल्कुल। तो ये देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं कलेक्टर महोदय से और बहुत सारी जानकारियां जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मिल रही है। आप सभी साथी जो कि इस समय हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम देख रहे हैं वे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 251-208 नंबर है हमारे, उन पर आप बात कर सकते हैं। और एक और साथी अब जुड़ गए हैं हमसे। हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम पवन है। पवन जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भी सर तारानगर से ही बोल रहा हूँ। बताइए, तारानगर से आप बोल रहे हैं, प्रश्न क्या करेंगे पवन जी? सर मेरा एक आप निवेदन है, चूंकि कलेक्टर महोदय आपके कार्यक्रम में बैठे हुए हैं जी, तो सर ये जो मतदाता जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाते हैं तो सर देखा गया है कि यहाँ केवल एक औपचारिकता हो रही है और सर जो मतदाता इंटीरियर एरिया में है, जो गांव में रहते हैं, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता। अब जैसे सर एक ग्रामीण क्षेत्र में जो अनपढ़ लोग हैं वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता, केवल और केवल शहरी क्षेत्रों में ही और ये जागरूकता अभियान चलाया जाता है। और उसके अलावा सर उन्हीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है जो ऑलरेडी जागरूक है, लेकिन जो गरीब है, अनपढ़ है, वहाँ तक सर अभी तक ये अभियान नहीं पहुँचता। चलिए तो जी आपका प्रश्न आपका प्रश्न आ गया है, आप टीवी पर आंसर सुनिए इसका। देखिए पवन जी जो बात कह रहे हैं ये कुछ हद तक ठीक भी है, इनकी बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह इनकी बात से मैं सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि स्वीप अभियान के तहत ऐसा नहीं है कि सारी गतिविधियाँ शहरी क्षेत्रों में ही की गई हैं। हो सकता है कि ये जिस क्षेत्र में रह रहे हों वहाँ इनको ऐसा लगा हो, क्योंकि तारानगर के कई एरियाज़ बहुत दूरस्थ हैं, वहाँ पर कई बार हमारे अभियानों की पहुँच नहीं हो पाती। और स्वीप की जो गतिविधियाँ हैं हम कोशिश करते हैं, और मैं ये आंकड़ों के साथ बता सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि हमने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया है मतदाता जागरूकता का, हमारे एक स्थानीय कलाकार हैं उनकी मदद से। तो पिछले 24 घंटे में उसको 3 लाख से अधिक लोगों ने देखा है। और आज जब मैं एक बूथ पर गया तो वहाँ पर मैंने बूथ पर रैंडम विजिट की, तो स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने रिकॉग्नाइज किया कि आपका वो वीडियो मैंने देखा है। तो हमारे वीडियोस अभी तक करीब 4-5 लाख से अधिक जनता तक पहुँच चुके हैं। और स्वीप के कई तरीके हैं।
हमने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी रैलीज निकाली हैं, बच्चों की मानव श्रृंखलाएं बनवाई हैं, हमारे मतदाता रथ घूमे हैं, हमारे कई लाखों की संख्या में जो वोटर्स हैं उनको हम ईवीएम वीवीपैट पर ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनसे प्रायोगिक उनसे एक बनावटी मतदान करवा चुके हैं। तो पवन जी की बात पूरी तरह गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है, और मैं बल्कि चाहूँगा कि इन्होंने अच्छा फीडबैक दिया तो हम और भी कोशिश करेंगे कि और इंटेंसिवली, बल्कि हमारी प्रॉब्लम ही उन्हीं एरियाज़ में होती है जहाँ पर इंटीरियर में लोग निकल के नहीं आते हैं। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे हम इस प्रयास को और भी बढ़ाएंगे। जी, तो नवाचार किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, और आपको भी कहा जाता है कि नवाचारों के आप प्रणेता है। चाहे वो इस चुनाव में शुभंकर की बात ली जाए, चाहे छोटा भीम की बात ली जाए, बहुत सारे नवाचार आपके द्वारा किए गए हैं। इनके बारे में चूरू की जनता जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपके विचार इस तरीके के आते कहाँ से दिमाग में? नहीं, देखिए, सारे विचार मेरे नहीं है, कुछ विचार मेरी टीम के भी हैं। हमारी जो स्वीप टीम है वो लगातार प्रयास करती है, और जो अगर हम शुभंकर की बात करें तो शुभंकर के लिए हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स या किसी भी जो हमारे गेम्स होते हैं उनमें शुभंकर होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे शेरा हमारा शुभंकर था जी। शुभंकर के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना बहुत आसान होता है। तो वोटर भाइला को शुभंकर बनाने से पहले हमारे टीम ने काफ़ी विचार विमर्श किया कि ब्लैक बक को लें या हमारा एक जो दूसरा पक्षी है कुरजा उसको मैस्कट बनाया जाए। काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर हमने पहले ये तय किया कि ब्लैक बक को बनाना है। फिर उसके नाम पर बहुत चर्चाएं हुई, करीब 15-20 सजेशंस थे, उसमें से हमने इसको चूज़ किया। और आप खुद जानते हैं चूरू के नागरिक होने के नाते कि वोटर भाइला तुरंत जबान पर चढ़ने वाला नाम है चूरू की जनता के, शायद ऐसा हुआ भी है काफ़ी हद तक। इसी तरह छोटा भीम भी हमारे टीम के एक मेंबर हैं मुकुल भाटी, उनके दिमाग की उपज थी और उन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज बना के इसके माध्यम से व्हाट्सएप पर उसको सर्कुलेट किया और कुछ जानकारियाँ दी हैं लोगों को। जी, तो आपने जो है एक चूरू में ही सेल्फी पॉइंट कलेक्टर परिसर में ये बनाया गया है कि आम नागरिक जो है वहाँ पर सेल्फी ले। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जनता जानना चाहिए। सेल्फी का ट्रेंड है, सेल्फी आप जानते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फी लेना, किसी विशेष जगह पर सेल्फी लेना, ये आजकल ट्रेंड है, तो उसी सोच के साथ हमने ये किया है। जी, तो एक फोन कॉल हमारे पास आ गया, बात करते हैं हम। हेलो सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ तारानगर से। जी मनोज जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बताइए मनोज जी, प्रश्न क्या करेंगे आप? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर जैसे कोई सरकारी कर्मचारी फोन पे या किसी के घर जाके अगर कोई पार्टी का प्रचार करता हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है? मनोज जी, मेरा आपसे कहना है कि आप सी विजिल पर ये शिकायत करें। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग सी विजिल का प्रयोग करें, तुरंत आपको इसका असर दिखेगा, समस्या का या शिकायत का समाधान होगा। सी विजिल ऐप डाउनलोड करें और सी विजिल पर शिकायत करें। किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए ऐसा करना निषिद्ध है, लेकिन यदि ऐसा कोई कर्मचारी करता है तो आप प्लीज़ उसकी शिकायत करें। यदि आपको लगता है सी विजिल नहीं तो आप हमारे कंट्रोल रूम में या सीधे हमें चिट्ठी भेजकर आप शिकायत कर सकते हैं, हम उसकी जांच करवाएंगे। जी, तो कोई भी मतलब कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, उन प्रोविजंस की पालना करना जो है वो बड़ा आवश्यक जी है। बिल्कुल जी, तो कार्यक्रम देखिए, हमारे सभी साथियों को हम बोलना चाहेंगे कि सजीव फोन इन कार्यक्रम हमारा चल रहा है और इस कार्यक्रम में आप हमसे बात कर सकते हैं, बात करके जुड़ेंगे। फिलहाल एक फ़ोन कॉल आ रहा है, उससे पहले लेंगे। हेलो सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ। जी, अभी मनोज जी बताइए। सर, ये सिविजिल के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताइए कि स्पेलिंग इसके बारे में। हाँ मनोज जी, क्या हुआ? हाँ मनोज जी, मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके पास मोस्टली आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। आप उसमें एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर में जाएं और CVIGIL सी विजिल ये आप सर्च करें, आपको सी विजिल ऐप मिलेगी। ECI की ऑथेंटिक ऐप है, बस आप उसको डाउनलोड करें और उसके बाद उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। सपोज़ कि कोई भी अगर गलत गतिविधि हो रही है जिसकी आपको शिकायत करनी है, आप उसका एक फ़ोटो क्लिक करें और उसको सेंड कर दें, या आप उसका 2 मिनट तक का वीडियो बना सकते हैं, उसको आप सेंड करें। सी विजिल के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप और इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल ऐप है और बहुत इफेक्टिव ऐप है।
जी, तो साथियों आज आप रूबरू हो रहे हैं कलेक्टर महोदय से और आज के इस कार्यक्रम में आप हमसे बात कर सकते हैं। 251 208 नंबर है हमारे और अपने जो प्रश्न हैं वो उन प्रश्नों की जानकारी जो है कलेक्टर महोदय से आप ले सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा समय आपका हम लेंगे ब्रेक के माध्यम से, बस 2 मिनट का ब्रेक और उसके बाद फिर से आपसे रूबरू होंगे। अपने प्रिय चैनल एससीएन टुडे से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूर्णतया निःशुल्क है। तो दर्शकों, हम यहाँ एससीएन टुडे के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं चूरू के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मुक्तानंद जी अग्रवाल। जिला निर्वाचन विभाग पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके प्रचार प्रसार की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो इस बार जो स्वीप गतिविधियां हुई हैं उनमें अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारे नवाचार हुए हैं। कुछ एक हमने आपसे बातचीत में पहले भी ये फीडबैक आया था कि जो पिंक बूथ इस बार बनाए गए हैं पोलिंग के लिए, तो उनकी क्या खास बात रही कि इन पिंक बूथ पर किस तरह का नवाचार रहेगा? देखिए, पिंक बूथ जो है उनका तात्पर्य है कि जो हमारे महिला मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए। तो पिंक बूथ पर अभी ऐसा तो नहीं है कि केवल महिला मतदाता जाएंगी, लेकिन पिंक बूथ पर जो मतदान कार्मिक होंगे, यानी कि जो भी वोटर्स वहां वोट देने जाएंगे, तो वहां जितने मतदान अधिकारी बैठे होंगे वो सारे महिलाएं होंगी। और ये नवाचार निर्वाचन आयोग द्वारा इसलिए किया गया है ताकि एक तो महिलाओं की सहभागिता बढ़े, केवल मतदान में नहीं बल्कि मतदान करवाने में भी। और दूसरा ये कि जो चूरू की मैं बात करूं, चूरू में ये स्थिति नहीं है, लेकिन कई जिलों में राजस्थान में ही ये स्थिति है कि पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाता कम पोलिंग करती हैं। तो जब पोलिंग कराने वाला दल ही महिला का होगा तो कम से कम उस बूथ की सारी महिला वोटर्स वहां पर आएंगी और धीरे धीरे करके इस तरह के पिंक बूथ बढ़ाए जाएंगे। तो ये नवाचार यही सोच के किया गया। इस बार हमने प्रायोगिक तौर पर प्रत्येक विधानसभा में एक पिंक बूथ रखा है। एक पिंक बूथ रखा है। तो सर, इसमें सिलेक्शन की जो कैटेगरीज है जी, उसमें किन खास बातों का ध्यान रखा? जहां महिला वोटर ज्यादा है? हाँ, कोशिश ये की है महिला वोटर्स हों, या चूंकि ये पहली बार प्रयोग हो रहा है तो महिला जो मतदान अधिकारी जाएंगी, क्योंकि उसके विषय में भी संवेदनशीलता रखने की जरूरत है, तो वो उन महिला कार्मिकों को भी मुश्किल नहीं हो, इसलिए शहरी क्षेत्र में ऐसे बूथ रखे गए जहां से मतदान कर्मी महिलाओं को आना जाना आसान हो और उस बूथ पर भी अधिक महिला वोटर्स हों। जी कलेक्टर साहब, ये अभी जैसे कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अभी मुश्किल से कुछ समय हम कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो जिस तरह से भागदौड़ कर रहे हैं, हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जो जिला निर्वाचन विभाग है उनकी पूरी टीम जिले भर में लगी हुई है। तो जो दूरस्थ मतदान केंद्र है वहाँ जैसे पोलिंग पार्टी को पहुंचाना और कुछ ऐसे जो केंद्र है वहां पर हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत कम रहता हो अक्सर जो गत चुनाव है, तो उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे फीडबैक लेकर क्या उन पोलिंग बूथों पर विशेष ध्यान दिया गया? जी बिल्कुल, ये हमारी प्राथमिकता पर है। हालांकि चूरू में मतदान प्रतिशत पिछली बार भी काफी अच्छा था, 77% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। और सबसे अच्छी बात, जैसा मैंने कहा, महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा था, 80% महिलाओं ने वोट किया। लेकिन जब हमने विश्लेषण किया तो ये पाया कि कुछ बूथ्स पर बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है और कुछ बूथ्स पर औसत से काफी कम हुई है। और जैसा अभी एक कॉलर ने भी बताया कि वाकई में कई इंटीरियर जो हमारी लोकेशंस हैं वहां पर पोलिंग पार्टीज या मतदाता वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमने विशेष रूप से, हमारी स्वीप टीम ने ये टारगेट किया है कि कम मतदान वाले जो मतदान केंद्र हैं उनको इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वहाँ विशेष गतिविधियां की जाएंगी। जी सर, अभी जो पोलिंग पार्टियां कब तक रवाना होगी और किस प्रकार से एक रोजाना विभिन्न मीडिया जो संस्थान है उनके माध्यम से आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि जो आचार संहिता है उसका पालन करना सबका दायित्व है और उसके बाद अगर नहीं होती है तो निर्वाचन विभाग है वो कार्रवाई भी कर सकता है? पोलिंग पार्टीज हमारी रवाना होंगी 6 तारीख को सभी विधानसभाओं के लिए। करीब सुबह 11-12 बजे के करीब वो लोग जाएंगे और अपना रास्ता तय करने के बाद रात में वहीं पोलिंग स्टेशन पर रुकेंगे, सिवाय महिला कार्मिक जो पिंक बूथ पर जाएंगी। और दूसरे दिन वो प्रातः अपना मतदान की प्रक्रिया शुरू करेंगी और शाम तक या मतदान समाप्त होने तक वहाँ पर पोलिंग होगा। आचार संहिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार संहिता के बहुत सारे पक्ष हैं और आचार संहिता राजनीतिक दलों के लिए है, सरकारी कार्मिकों के लिए है, आम जन के लिए है, क्योंकि
चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और सभी उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, कि किसी भी राजनीतिक दल को इस बात का एज नहीं मिले, इस बात का कोई बढ़ावा नहीं मिले कि वो सरकार में हैं, या फिर कोई भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएं या धार्मिक संस्थानों का धर्म के आधार पर भावनाओं को भड़काने का ये सब दुरुपयोग नहीं हो। इसके लिए आचार संहिता चुनावों की घोषणा के साथ ही लागू कर दी जाती है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि विभिन्न एजेंसीज काम करती हैं। इस बार जो सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है, उस सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। हमारी सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, विधानसभाओं में फ्लाइंग स्क्वाड उड़न दस्ते 24 घंटे तैनात रहते हैं, और किसी भी तरह की शिकायत यदि कंट्रोल रूम में आती है तो वो उड़न दस्ते को अग्रेषित की जाती है, और उड़न दस्ते तुरंत जाकर उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, अभी जो बात चल रही है कि जिस प्रकार से मतदान कहीं कहीं कम होता है, उस पर निर्वाचन विभाग की विशेष नज़र रहती है, कि फोकस रहता है कि उस पर जी। तो ऐसा भी आपका प्लान है कि जिस BLO के अंतर्गत जो बूथ आता है उस पर अगर बहुत अच्छा मतदान होता है, चाहे भले ही पिछली बार से कम रहा हो या ज़्यादा रहो, अगर वो एक हमारा जो 100% का जो आंकड़ा है उसके अगर आसपास होता है तो उसको अलग से कोई सम्मानित किए जाने का कुछ अलग से? जी बिल्कुल, इसमें BLO और उसके साथ साथ हमने प्रत्येक बूथ पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप बना रखा है, जिसमें वहाँ के सरकारी कार्मिक हैं, जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी। हमारा अभी तक हमने ये प्लान डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन 1-2 दिन में हम इस चीज़ की घोषणा करेंगे कि मतदान प्रतिशत जहाँ पर बढ़ेगा, अब उसके बारे में जो क्राइटेरिया हैं वो अभी हमें अंतिम रूप देना बाकी है, कि जहाँ पर पिछले मतदान प्रतिशत की तुलना में बढ़ाया जाए उन्हें दिया जाए, और साथ में जो लोग कंसिस्टेंट हैं पिछली बार से उनको दिया जाए। एक क्राइटेरिया हमें बनाना है, लेकिन निश्चित रूप से हम इस बार उन बूथ के अवेयरनेस ग्रुप को, जिसमें BLO भी इंक्लूडेड है, उनको सम्मानित करेंगे, जो कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे और अच्छी प्रगति दिखाएंगे। कलेक्टर साहब, ये जो चुनाव है उसमें हमेशा EVM को लेकर एक सवाल उठते आए हैं, तो इस बार VVPAT जो एक अलग से सिस्टम जोड़ा गया है EVM के साथ, उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आएंगे। तो ये जो एक पारदर्शिता का विशेष आप पर एक प्रेशर रहता है कि निर्वाचन विभाग बहुत ही निष्पक्ष और निर्भीक होकर कर रहा है, तो ये VVPAT इसमें कितना कारगर होगी? देखिए, VVPAT जो मशीन है उसमें ये सुविधा होती है कि जिस प्रत्याशी को हम बैलेट यूनिट का बटन दबाकर वोट देते हैं, तो पहले कई बार ये बात सामने आती थी या लोगों की शिकायत होती थी कि हमें पता नहीं चला कि हमारा वोट किसको गया। अब VVPAT के माध्यम से कोई भी वोटर जब जब बैलेट यूनिट पर बटन दबाएगा किसी भी प्रत्याशी के नाम के आगे, तो VVPAT मशीन जो उसके साथ ही वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी होगी, उस पर एक पर्ची आएगी। वो पर्ची 7 सेकंड तक उस स्क्रीन पर रहेगी, जिसमें प्रत्याशी का नाम, उसका क्रमांक और उसका चुनाव चिन्ह, ये तीनों चीज़ें दिखेंगी। 7 सेकंड तक उस पर्ची को देखकर वोटर ये तसल्ली कर सकता है कि उसका वोट किस प्रत्याशी को गया है। 7 सेकंड के बाद वो पर्ची कटकर नीचे बॉक्स में गिर जाएगी। ये गलतफहमी है कि वो पर्ची मतदाता को मिलेगी, क्योंकि चुनाव की गोपनीयता भंग नहीं की जा सकती, लेकिन मतदाता ये सुनिश्चित कर ले कि मेरा वोट उसी कैंडिडेट को गया है जिसको मैंने दिया है। इसके लिए VVPAT मशीन को इंट्रोड्यूस राजस्थान के आम चुनाव में पहली बार किया गया है। पहले भी ये कई प्रदेशों के चुनाव में ये उपयोग की जा चुकी है, और ये इसका उपयोग काफ़ी सफल रहा है। सर, दिव्यांगजनों के लिए इस बार पोलिंग बूथों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही, रैंप के अलावा, रैंप तो जिसे अमूमन हर चुनाव में रहता है, इस बार निर्वाचन विभाग का विशेष फोकस रहा है कि जो दिव्यांगजन है उनको विशेष सुविधाएं मिले। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया एक कॉलर के प्रश्न का जवाब देते हुए कि दिव्यांगों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है परिवहन की सुविधा, और भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार ये प्रावधान किया है कि सभी बूथ पर, मैं बात कर रहा हूँ सभी मतदान केंद्रों पर, दिव्यांग मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी। हमारा एक कार्मिक उस गाड़ी में तैनात रहेगा। ये प्लान हम आजकल में फाइनल करेंगे, और BLOs के माध्यम से सभी दिव्यांग मतदाताओं तक सूचित भी करने का प्रयास करेंगे। सभी दिव्यांग मतदाता उस वाहन के माध्यम से मतदान केंद्र तक आएंगे और जाएंगे। ये जिम्मेदारी इस बार हमने ली है। इसके साथ ही जो दृष्टिबाधित मतदाता हैं उनके लिए
डमी बैलेट शीट रहती है, क्योंकि ईवीएम पर बटन देखकर वो शायद पता नहीं कर पाएँ कि किस नंबर पर कौन सा प्रत्याशी है। तो पीठासीन अधिकारी के पास जो डमी बैलेट शीट होती है ब्रेल लिपि में, उसके माध्यम से वो ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा प्रत्याशी किस क्रमांक पर है और अपना वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने जिन मतदान केंद्रों पर 10 से अधिक चलन निशक्तता वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले वोटर्स हैं, वहाँ पर हमने व्हील चेयर्स की व्यवस्था की है। ऐसे कुल 409 बूथ हैं। जी, वाकई एक बहुत, जैसे शादी विवाह कहीं घर परिवार में होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है सर कि एक बिल्कुल बहुत सकुशल निपट जाए। जी बिल्कुल, किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव की पूरी टीम के लिए ये जो इवेंट होता है एक मेगा इवेंट है, और इसी तरह की फीलिंग हमारी रहती है। चुनौतीपूर्ण। जी, चुनौतीपूर्ण और बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण। जी सर, अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप लगातार विभिन्न अपने ज़िले की जो सभी 6 विधानसभा सीटें हैं उन क्षेत्रों में आप पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो कुछ खास बातें ऐसी कोई पोलिंग बूथ में किसी बीएलओ के द्वारा या जो आपकी मतदान पार्टी है उनके द्वारा ऐसी कोई तैयारी की जा रही है जिसको आपने अप्रिशिएट किया हुआ है सर? कुछ देखिए, अलग अलग चीज़ें नोटिस में आई हैं। कुछ बीएलओज़ ने, जैसे मैं राजगढ़ में मतदान केंद्रों पर गया तो वहाँ पर वीवीपैट को लेकर बहुत अच्छी जानकारी राजगढ़ के एक शहरी क्षेत्र में, जिसे हम सादुलपुर कहते हैं, वहाँ पर सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट से संबंधित जानकारी का वॉल पेंटिंग करवाया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से इस बार हमने प्रयास किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर हम विधानसभा का क्रमांक, उस मतदान केंद्र का क्रमांक और बीएलओ का नाम और नंबर लिखें। ये हमने पेंटिंग करा दी हैं। साइनेजेस इस बार बहुत अच्छे बनाए गए हैं कुछ मतदान केंद्रों पर या मतदान केंद्रों के बाहर भी, लोगों को ये आसानी से बताने के लिए कि कैसे वो अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं, कुछ लोगों ने टॉयलेट्स बहुत अच्छे करवाए हैं, पेयजल के लिए व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और अधिक से अधिक वोटर्स मतदान केंद्र तक पहुंचे, इसके लिए निर्वाचन विभाग की जो अभी जो तैयारियां अंतिम चरण में हैं, अभी भी क्या कुछ करना बाकी रहा है या इस तरह का एक प्लान है जिससे वोटर्स हैं उनकी जो एक अंदर की आवाज़ निकले और वो मतदान के लिए पहुंचे? देखिए, अब 2-3 दिन हमारे पास हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ बड़े इवेंट्स करें, कुछ मेगा इवेंट्स करें। वो हम प्लान कर रहे हैं और 1-2 दिन में आपके सामने होंगे। वोटर गाइड इस बार वोटर स्लिप के साथ हमारे बीएलओज़ दे रहे हैं। सभी परिवारों में एक वोटर गाइड दी जाएगी, मतदाता मार्गदर्शिका इसको हम कह सकते हैं, जिसमें कुछ बहुत आधारभूत जानकारियां हैं सभी मतदाताओं के लिए। साथ ही जिला कार्यालय का एक नवाचार है जिसमें हमने मतदाता आमंत्रण पत्र छपवाए हैं, जितनी संख्या में वोटर गाइड्स हैं, करीब 4 लाख से ज़्यादा। और ये जैसे शादी के निमंत्रण पत्र होते हैं उसी तरह से हमने निमंत्रण दिया है सभी मतदाताओं को कि उस दिन वो अपना वोट देने ज़रूर आएँ। जी तो सर, वीवीपैट ने थोड़ा इस बार मतदान का जो समय है वो ज़रूर बढ़ाया है, उसकी एक जो टाइमिंग का चक्कर रहेगा। तो अगर 5 बजे तक का जो हमारा समय है उस दौरान तक जो भी मतदाता अगर वहाँ केंद्र पे आ जाता है तो नियम यही है कि 5 बजे भले ही मतदान समाप्ति का समय हो, लेकिन जितने मतदाता उस समय मतदान केंद्र पर हैं उन सभी को लाइन में खड़ा करके और उसके बाद मतदान केंद्र का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, मतलब मुख्य बिल्डिंग का, ताकि कोई नया व्यक्ति नहीं आ पाए। लेकिन जितने लोग 5 बजे खड़े हैं तो फिर उसके बाद चाहे 6 बजे 7 बजे सारे मतदाताओं से मतदान करवा के ही मतदान संपन्न करवाया जाएगा। सर, एक चलते चलते बहुत वैसे कार्यक्रम हमारा अच्छा चल पड़ा है, एक सवाल मन में आ रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था है, वीवीपैट को लेकर, उनके रखरखाव को लेकर, उनके संचालन को लेकर, या जब मतदान के बाद में उनको जो मतदान का अपना जहां मतगणना होनी है लोहिया कॉलेज में, उन तक क्या किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त है? देखिए, ईवीएम और वीवीपैट की सिक्योरिटी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव के अलावा भी जो सामान्य समय होता है वहाँ भी हमारी ईवीएम और वीवीपैट पर हमेशा हम सुरक्षा व्यवस्था तैनात रखते हैं। ईवीएम वीवीपैट का जब भी मूवमेंट होता है तो साथ में पुलिस बल तैनात रहता है, और मतदान के बाद जब ये मशीनें स्ट्रांग रूम में रख दी जाती हैं तो वहाँ पर जिला पुलिस के साथ साथ सीपीएमएफ का जाब्ता तैनात रहता है। मुख्य रूप से सीपीएमएफ यानी जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। इसके साथ ही आपने ये सही कहा कि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस विषय में ये मुख्य बात है कि हर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की जो चुनौती है उसका एक अलग रूप होता है। जी। मतदान केंद्र पर कई बार ऐसा होता है कि मतदान केंद्र पर झगड़ा हो रहा है, कई बार मतदान केंद्र के क्षेत्र में विभिन्न जातियों में आपसी संघर्ष के कारण
मतदान केंद्र के क्षेत्र में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनती है, तो इसके लिए हमारी जो जिला पुलिस है, जिला प्रशासन है, पूरी तरह से चाक चौबंद है, मुस्तैद है। हमने कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्चेस करवाए हैं। जो लोग पॉसिबल ट्रबल क्रिएटर्स हैं उनको पाबंद करवाया है, हथियार जमा करवाए हैं, बड़ी संख्या में निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं। और जो बूथ हम क्रिटिकल मानेंगे, जैसे ज़िले में 251 के करीब बूथ क्रिटिकल हैं लोकेशंस की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर बाहर से आई हुई फोर्स, यानी जैसा मैंने कहा सीपीएमएफ में सीआईएसएफ, बीएसएफ, इनके जवान तैनात होंगे हाफ सेक्शन में। साथ ही वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स के रूप में अलग से अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। लाइव वेबकास्टिंग कुछ बूथ पर कराई जाएंगी जो सीधा प्रसारण करेंगी बूथ के अंदर की सारी गतिविधियों का, मतदान की गोपनीयता को सुरक्षित रखते हुए। और वीडियोग्राफर्स हम मतदान केंद्रों पर तैनात करेंगे ताकि ऐसे सभी क्रिटिकल मतदान केंद्र हमारी निगाह में रहें, हमारी चौकसी में रहें। जी, तो चलिए दर्शकों एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद में समापन की ओर बढ़ते हैं। और आप कहीं नहीं जाइएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर महोदय श्री मुक्तानंद जी अग्रवाल हमारे साथ हैं स्टूडियो में। हम फिर से लौटते हैं थोड़ी देर में। अपने प्रिय चैनल एससीएन टुडे से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूर्णतया निःशुल्क है। जी हाँ साथियों, तो आज फिर से आपका कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ। मैं आपके साथ हूँ लक्ष्मीकांत ओझा और हमारे साथ है चूरू जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान मुक्तानंद जी अग्रवाल। हमारे फ़ोन नंबर 01562 251 208, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और कुछ प्रश्न कुछ जवाब महोदय के द्वारा दिए जा रहे हैं और ऐसे सटीक जवाब दिए जा रहे हैं जो कि आम पब्लिक से संबंधित है और एक जागरूक मतदाता जो होता है उसे वाकई में जानने की आवश्यकता होती है। हमारे साथी हमसे कुछ प्रश्न पूछे, उससे पहले एक प्रश्न जरूर दिमाग में आ रहा है कि यदि कोई मतदाता है और मतदाता अपना वोटर लिस्ट में या कहीं पर भी अपना नाम यदि देखना चाहे तो इसकी क्या प्रोसेस, कैसे देखें? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है लक्ष्मीकांत जी। जैसे मैं ही एक मतदाता हूं और मुझे ये पता करना हो कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम कौन से क्रमांक पर है या मेरा बूथ कहां पर है, मेरा बीएलओ कौन है, तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। एक तो पोर्टल है नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल जो भारत निर्वाचन आयोग ने बनाया है जी। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है और इस पर यदि कोई भी मतदाता जाता है तो अपने नाम से वो अपने मतदाता की डिटेल्स जो वोटर लिस्ट में उसकी डिटेल्स हैं वो ढूंढ सकता है, अपने बूथ के बारे में पता कर सकता है। इसी तरह से ceo.rajasthan.nic.in ये हमारे राजस्थान निर्वाचन विभाग की वेबसाइट है, उस पर भी तमाम जानकारियां ढूंढी जा सकती हैं। जी, तो देखिए एक और साथी हमसे जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी सर, हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी, मैं अरविंद सोनी बोल रहा हूँ सफेद घंटागिरी के पास से। सफेद घंटागर चूरू। हाँ जी हाँ जी। जी अरविंद जी स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न पूछेंगे आप? मैं सर से पहले नमस्कार करना चाहता हूँ। हाँ जी नमस्कार। और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सफल निर्वाचन के लिए। धन्यवाद। और पूछना चाहता हूँ कि एक आम जो मतदाता है उसको परेशानी से बचने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और किस तरह से और बूथ पे जाएं? जी, मैं आपका जवाब देता हूँ। अरविंद जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इसी आवाज कट रही है बार-बार। जी, तो आप टीवी पे इसका आंसर सुनिए, टीवी पे आप बातचीत इसकी सुनिए। हाँ, मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे, क्योंकि एक मतदाता के रूप में मैं खुद भी ये जानना चाहूँगा। अगर 5 साल में एक बार मुझे वोट देने जाना है या 2 बार वोट देने जाना है, जैसा मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया, आप सबको सूचित किया कि अपने वोटर क्रमांक अपनी वोटर लिस्ट में देखने के लिए, आपका बीएलओ के बारे में पता करने के लिए, बूथ के बारे में पता करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हैं, NVSP और ceo.rajasthan.nic.in। इसी तरह से जो ये अरविंद जी का प्रश्न है कि यदि कोई मतदाता उस दिन बूथ पर जाता है, लाइन में खड़ा रहता है और उसको फिर पता चलता है कि वो दस्तावेज नहीं लाया जिसके आधार पर उसको वोट देना था, तो उसकी सारी मेहनत निष्फल हो जाती है। जी। इस परेशानी से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसे हम एपिक कहते हैं। वो हम में से अधिकांश के पास है, मतदाता फोटो पहचान पत्र। यह कार्ड सभी मतदाताओं को जारी किया जाता है और हमारी ये कोशिश रहती है कि सभी मतदाताओं तक पहुंचे भी। लेकिन फिर भी यदि कोई मतदाता अपना एपिक कार्ड खो चुका है, नहीं लाया है, तो हमने सभी मतदाताओं को फोटो वोटर स्लिप जारी की है, जिसमें भी तमाम वही जानकारियां रहती हैं जो एपिक कार्ड में होती हैं। और ये फोटो वोटर स्लिप हमारे BLOs ने, यानी बूथ लेवल अधिकारियों ने
अधिकांश मतदाताओं तक वितरित कर दी हैं। इस फोटो वोटर स्लिप को उस दिन लाके कोई भी मतदाता अपना मतदान कर सकता है। ये एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्य है। लेकिन यदि फिर भी कोई मतदाता इन दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला पाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक सूची जारी की है जिसमें कई दस्तावेज हैं जो वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य हैं। उदाहरण के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक वैध दस्तावेज है। यदि कोई वोटर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाता है, कोई पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, नरेगा का जॉब कार्ड है, आधार कार्ड है, इसी तरह से श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, या केंद्र राज्य सरकार इत्यादि के जो कार्मिक हैं उनको यदि फोटो पहचान पत्र जारी हुए हैं, उनके माध्यम से भी वोट दिया जा सकता है। वहाँ पर जो मतदान अधिकारी रहते हैं उस डॉक्यूमेंट के डिटेल को एंटर करेंगे और आपको वोट देने के लिए अनुमति देंगे। लेकिन फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि यथासंभव आप फोटो वोटर स्लिप लेकर जाएं ताकि आपको और मतदान अधिकारियों को कोई परेशानी ना हो। जी, तो आशा करते हैं अरविंद जी आपको अपने सवालों का जो है जवाब मिला है, और बहुत सारी जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो रखी गई है ऐसी कंडीशन में आप इन सब चीज़ों को भी ले जा सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी चीज़ है कि बीएलओस के द्वारा जो स्लिप आपको दी जा रही है वो लेकर पहुंचे। तो कलेक्टर महोदय देखिए, समय जो है, समय सीमा हर समय होती है, समय सीमाओं का ध्यान भी रखना पड़ता है, और समय सीमा आपकी भी है और हमारी भी है। समय ये बोल रहा है कि हमें अब प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाना है। प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएं उससे पहले एक छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे पिंक बूथ के बारे में। इसके बारे में हमारे साथियों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पिंक बूथ के बारे में जैसा मैंने पहले आपसे बताया कि ये वो बूथ हैं जहां पर सभी मतदान कार्मिक महिलाएं होंगी, ताकि महिलाओं की सहभागिता निर्वाचन की प्रक्रिया में बढ़े और महिलाओं में भी ये विश्वास आए कि हम भी मतदान करवा सकती हैं। साथ ही उस बूथ पर आने वाली महिला वोटर्स को एक कंफर्टेबिलिटी का एहसास हो कि जो मतदान करवा रही हैं वो भी महिलाएं हैं। तो एक जो इंक्लूसिव हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या निर्वाचन की प्रक्रिया को और अधिक महिला सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास किया गया है। इस बार केवल एक बूथ प्रत्येक विधानसभा में होगा जो पिंक बूथ है, लेकिन निश्चित रूप से यदि यह प्रयोग सफल होता है तो आने वाले समय में आपको और अधिक पिंक बूथ देखने को मिलेंगे। जी, तो ये प्रश्न जो है हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से दूसरी बार इसलिए किया है ताकि महिलाओं का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ सके। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, आज का जो ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है और चुनाव संबंधी ये कार्यक्रम जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं निर्वाचन को लेकर, निर्वाचन विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं उनके संबंध में बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं। उन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज कलेक्टर महोदय एससीएन टुडे के स्टूडियो में पधारे, और अब हम इजाज़त लेना चाहेंगे कलेक्टर महोदय से कि आज आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और बहुत सारे प्रश्नों के बहुत ही सटीक जवाब जो है आपने हमारे साथियों को दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। मैं पुनः एक बार चूरू ज़िले के सभी वोटर्स को आपके नेटवर्क के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि 7 दिसंबर को अपना अमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर अपना अमूल्य मत ज़रूर दें। आपका एक वोट लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में अपनी सहभागिता ज़रूर सुनिश्चित करें। जी, तो कलेक्टर महोदय की इसी अपील के साथ अब कार्यक्रम को समापन करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।